हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में गांधी योग। तो दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी योग का तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग गांधी जी का जो जीवन की परिचय है, गांधी जी का जो परिचय या पृष्ठभूमि है उसको देखेंगे। उसके बाद जो प्रारंभिक जीवन है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह गांधी जी विदेश में ही शिक्षा और विदेश में ही वकालत किया, उसको देखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो 1893 से 1914 तक जो उसका योगदान रहा उसको देखेंगे। उसके बाद गांधी जी का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत में अपना योगदान दिया है उसको देखेंगे। उसके बाद गांधी जी के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग परिचय का ऊपर नज़र डालते हैं, जो कि बेसिक परिचय है। आप सभी को पता है, फिर भी एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कि देखिए, जो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी थी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल और रामदास देवदास। गांधी जी का जो शादी है वो बहुत कम उम्र में हुआ था। 13 साल की उम्र में उसका शादी हुआ था 1883 को कस्तूरबा गांधी से। उसके बाद अगर उनका प्रारंभिक जीवन का अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहा। और उनका जो जन्म है एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी का आरंभिक जो शिक्षा है राजकोट से हुई है। उन्होंने हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर भवन नगर के सामोलदास कॉलेज में दाखिला लिया। वकालत की पढ़ाई के दौरान उन्होंने लंदन चले गए, जो कि 1888 को उन्होंने लंदन में नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और समाज सुधारक एनी बेसेंट से मुलाकात की। वहाँ उन्होंने बाइबिल और भगवद गीता से परिचित कराया गया। उसके बाद किस तरह उन्होंने विदेश में वकालत किया उसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने इंग्लैंड की पढ़ाई के लिए चले गए थे 1888 को। उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने भारतीय कानून और न्याय शास्त्र के पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला लिया था। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर अपने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1891 को भारत लौटते हैं। जब भारत लौटता है तो व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो कि पोरबंदर से था, उनके साथ उनका मिलन होता है, यानी मिलते हैं। दादा अब्दुल्ला जो है आमंत्रित करता है गांधी जी को कि आप दक्षिण अफ्रीका आइए और उनका जो एक कानूनी मुकदमा चल रहा था उसको देखिए, और जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ जो नस्लीय भेदभाव ब्रिटिश द्वारा किया जा रहा था उसको आप देखिए और उसके लिए कुछ करिए। जो कि यहाँ पे जब गांधी जी इंडिया वापस आया तो उनका वकालत करने का बारी था। ठीक समय में व्यापारी दादा अब्दुल्ला मिले और फिर आमंत्रित करता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। फाइनली 24 में 1893 को दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं गांधी जी। जब दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं तो उन्होंने जो भी कार्य किया उसका ऊपर हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो सबसे पहले गांधी जी देखा कि किस प्रकार के ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेदभाव शुरू हो चुका है। उन्होंने 1893 को नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। सबसे पहले उन्होंने 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संगठन का स्थापना किया। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है दोस्तों कि 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद 1903 को उन्होंने इंडियन ओपिनियन करके एक समाचार पत्र था उनका प्रकाशित किया। उन्होंने रंग भेद और भारतीयों के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन किया। उसके बाद 1904 में उन्होंने फिनिक्स फर्म का स्थापना करते हैं। उसके बाद उन्होंने टास्टल फर्म का भी स्थापना करता है। उन्होंने पहली बार 1906 को पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के दौरान उन्होंने 1906 में अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। और अगर पूछा कि गांधी जी का भारत में सत्याग्रह पहला कहाँ था, तो चंपारण होगा। उसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। तो सत्याग्रह से तात्पर्य यह है कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से सत्य के जीत के लिए प्रयास करना ही सत्याग्रह है। तो सत्य के प्रति आग्रह, उसी को सत्याग्रह कहते हैं। ये 3 शब्द मिल के बना है, सत्य, प्रेम और आग्रह, ठीक है। उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, प्रेरित किया था, यानी महिलाओं को आगे आने के लिए, आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने उत्साहित किया था, है ना। उन्होंने अपने स्वयं शांतिपूर्ण समय और अहिंसा सत्याग्रह के लिए अपने प्रशिक्षित किया है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाला बात है कि 1909 को उन्होंने अपने एक हिंद स्वराज पुस्तक लिखा, ठीक है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। आप लोग नोट आउट कीजिएगा इसको कि 1909 में हिंद स्वराज का नामक एक पुस्तक लिखा था गांधी जी द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के दौरान किस तरह कोई अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, वो अपमानजनक घटना क्या है? वो अपमानजनक घटना एक रेल कांड का नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांधी जी का टर्निंग पॉइंट था। अभी हम लोग इसको समझते हैं रेल कांड क्या है। गांधी जी का रेल कांड डरमन से प्रिटोरिया जाने के दौरान गांधी जी को एक पीटर मैरिट्सबर्ग करके रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे गांधी जी को रेल से जाबरन नीचे उतार दिया था। क्यों? क्योंकि नस्लीय भेदभाव के कारण। कौन उतार दिया था? ब्रिटिश सरकार का जो अधिकारी था उसने उतार दिया था। गांधी जी यहाँ पे काफ़ी दुखी हुए और नस्लीय भेदभाव जो कर रहा था वो कितना बुरा था उस चीज़ को देखा और प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस नीति को ख़त्म करके ही रहेंगे। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चलेंगे तो गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका जाने का जो वजह था उसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। गांधी जी को एक अंग्रेज़ अधिकारी के घर से निकाल दिया गया था। यहाँ पे काफ़ी नाराज़ हुए थे गांधी जी, एक अंग्रेज़ अधिकारी का घर से जब निकाल दिया था। तो इसी तरह अगर आगे हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारत के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय का आहत होकर गांधी जी वहाँ जाने के लिए फैसला किया। यानी भारतीय जो नागरिक है जो साउथ अफ्रीका में रह रहा था वो लोग का साथ जो अंग्रेज द्वारा नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था जो गोरे और काले के बीच में, तो उस चीज़ को जब गांधी जी समझा तो फिर वहाँ जाने का फैसला किया था। दादा अब्दुल्ला झावेरी का कानूनी मामला भी इसमें इन्वॉल्व था उसमें। और गांधी जी को जो अब्दुल्ला झावेरी थे उन्होंने जानते भी थे और वो पोरबंदर से था इसलिए भी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष किया गांधी जी, उसको अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग जो भी कुछ देखा गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका के दौरान जो भी मतलब घटनाक्रम था उसको वर्णित करता है। और जब गांधी जी भारत लौटते हैं और लौटने के बाद जब भारत के राष्ट्रीय जो आंदोलन में शामिल होता है और उससे आगे का जो दौर है उसको गांधी युग का नाम से जाना जाता है। इससे पहले का दौर जो भी था वो गांधी जी का प्रारंभिक स्तर था, जो भी अपना छवि को बनाने के लिए मतलब पृष्ठभूमि को बनाने के लिए जो रहा अपना योगदान वो था पहले। अभी जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, कहा जाता है कि ये दिन इतना अच्छा रहा कि हर साल भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसी समय जब गांधी जी भारत लौटते हैं तो दौर चल रहा था पहला विश्व युद्ध का, 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो पहले गांधी जी जो है ब्रिटेन का मतलब सहायता करने का नीति अपनाए थे ताकि हम भारतीय लोगों के लिए भी ब्रिटेन कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फाइनली यहाँ पे
जो भारतीय नागरिक थे उन लोगों को प्रोत्साहित किया था कि ब्रिटेन सेना में आप लोग भर्ती होइए और ब्रिटिश सरकार को सहायता कीजिए ताकि हम लोग के लिए भी कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। इस वजह से भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था भारतीय नागरिक को। इस वजह से भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है गांधी जी को। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखा कि किस तरीके से भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गांधी जी को, है ना। जब गांधी जी भारत लौटते हैं तो भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने गुरु चुनते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मान के उसका मार्गदर्शन पे उन्होंने 2 किताब पढ़ी थी, एक रस्किन की किताब और एक लायोटॉल्स की किताब। उसके बाद उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करता है और 1916 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग ले चुके थे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह सामने आता है जो 1917 को होता है। 1917 को चंपारण सत्याग्रह के रूप में सामने आता है। चंपारण सत्याग्रह क्या है हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। राजकुमार शुक्ल एक चंपारण के स्थानीय नेता थे। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और किसानों के प्रति जो ब्रिटेन द्वारा किया जा रहा है अत्याचार उसको आप देखिए और इसके लिए कुछ करें। फाइनली गांधी जी इस आमंत्रित को स्वीकार करता है और चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ये एक आंदोलन है और एक किसानों के लिए ये आंदोलन किया गया था। इसमें 3 कट्ठा प्रणाली को ख़त्म कर दिया था। आइए चलिए हम लोग 3 कट्ठा प्रणाली समझते हैं। 3 कट्ठा प्रणाली क्या है? तो 3 कट्ठा प्रणाली वो व्यवस्था थी जिसमें जिस किसानों का पास 20 कट्ठा का ज़मीन होता था उसको जबरन 3 कट्ठा ज़मीन में नील का खेती करना पड़ता था। इससे किसान काफ़ी दुखी होते थे, इससे किसान बचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जिस ज़मीन पे नील की खेती करता था वो ज़मीन बंजर हो जाता था। फाइनली गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करके इस प्रणाली को ख़त्म कर देता है। और उसके चंपारण सत्याग्रह से और भी हम लोग को कुछ देखना है यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई और भी कुछ महत्वपूर्ण घटना को। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था। ये महात्मा गांधी का जीवन का पहला सत्याग्रह नहीं था, ये मतलब भारत का पहला सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाला बात यही है। यह आंदोलन किसानों का पहला संगठित शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन था। किसानों को कम या बिना वेतन के नील की खेती करनी पड़ती थी। जमींदारों के कर लड़ाकों द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाता था। इस आंदोलन के बाद 3 कट्ठा प्रणाली खत्म हो गया। फाइनली जब इस आंदोलन में 3 कट्ठा प्रणाली खत्म हो जाता है तब तभी उसको सफलता मिलता है। पहली बार उसको जब गांधी जी को भारत में सफलता मिलती है तो उसका जो गांधी जी का जो मनोबल है वो थोड़ा ऊपर उठता है। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर इस चीज़ को देख करके आगे महात्मा का उपाधि देता है। गांधी जी को यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया था। और ये चंपारण सत्याग्रह में जब उन्होंने सफलता प्राप्त कर लेता है तब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि दी जाती है। उसी के साथ गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह सामने आता है जो कि 1918 को होता है। 1918 को गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह करता है। तो खेड़ा सत्याग्रह क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको अगर हम लोग समझेंगे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों का ऊपर टैक्स लगाता था, 23% टैक्स लगाया था। और ये टैक्स तब लगाया था जब हैजा और प्लेग के कारण पूरी फसल मतलब बर्बाद हो गया था। यानी किसानों का पूरा फसल बर्बाद होने के बावजूद 23% टैक्स लगाया था ब्रिटिश सरकार। तो इसके खिलाफ मतलब इस वजह से किसान काफ़ी दुखी थे। क्योंकि वो लोग का फसल बर्बाद होने के बावजूद वो लोग 23% टैक्स कहाँ से देगा। तब ये बात जब महात्मा गांधी के सामने रखता है तो महात्मा गांधी फाइनली आ करके आंदोलन करता है। इसी खेड़ा सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है इस आंदोलन को। इस आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स का हम लोग अगर नोट आउट करेंगे तो देखेंगे कि
इस आंदोलन के जरिए किसानों को लगान ना देने के लिए प्रेरित किया गया था। इस आंदोलन की वजह थी कि किसानों की फसल बर्बाद होना और सरकार द्वारा भू राजस्व की मांग करना। किसानों ने प्लेग और हैजा के कारण पूरी फसल बर्बाद होने के बावजूद 23% टैक्स भुगतान करने के से इनकार कर दिया था। किसानों ने सरकार के कोई याचिकाएं भेजी, लेकिन उनकी मांग अनदेखी की। यानी ब्रिटिश सरकार ने अनदेखा किया। ये लोग कोई याचिकाएं भेजा, लेकिन कोई मतलब इसका उत्तर नहीं दिया, अनदेखा किया इसको। किसानों की दुर्दशा देखते हुए गांधी जी ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मांग मान ली थी। फाइनली जब ये आंदोलन करता है गांधी जी, तब ब्रिटिश सरकार मान लेता है और कहता है कि जो टैक्स देने में सक्षम हो वही टैक्स दे और जो टैक्स देने में असक्षम हो वो नहीं दे। फाइनली खेड़ा सत्याग्रह यही था, किसानों के लिए किया था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मिल मजदूर के लिए किस तरह अहमदाबाद में 1918 को गांधी जी आंदोलन करता है। मिल मजदूरी के लिए आंदोलन इसीलिए किया था क्योंकि मिल के मालिक जो है बोनस नहीं दे रहा था और जो 50% वृद्धि मांग रहा था। जो मजदूर लोग हैं उन्होंने मजदूर लोग अपना मालिक के सामने रखा कि हम लोग का 50% वृद्धि चाहिए, लेकिन वो लोग का मांग नहीं माना। तो इसीलिए ये मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन अहिंसक तरीके से चलाया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी भूख हड़ताल का भी प्रयोग किया। दोस्तों, यहाँ पे मिल मजदूर के लिए आंदोलन जब किया था तो महात्मा गांधी जी पहली बार यहाँ पे भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये सबसे बड़े क्रांतिकारी में से एक थे। ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलनों में से एक था। ठीक है, इस आंदोलन में मजदूरों को 50% वृद्धि की मांग की थी। ठीक है, 50%, लेकिन मिल के जो मालिक है उन्होंने केवल 20% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार हुए थे। यानी 20% देने के लिए तैयार हुआ था मालिक, लेकिन मांग रहा था जो मजदूर है वो लोग मांग रहा था 50%। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से देखेंगे कि रॉलेट एक्ट करके एक कानून पारित करता है ब्रिटिश द्वारा, इंग्रेज द्वारा एक कानून पारित करता है रॉलेट एक्ट। इस कानून को हम लोग अगर समझेंगे तो ये कानून ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब मुकदमा चलाकर जेल में डाल सकता था, ऐसा कानून था। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाने वाला कानून था। ठीक है, यह कानून ब्रिटिश सरकार ने साल 1919 को पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। और साथ ही इसी कानून के विरोध में महात्मा गांधी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। यानी इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी तुरंत सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ये कानून कहता है कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को ना अपील करने का अधिकार है, ना दलील करने का अधिकार है, ना वकील करने का अधिकार है, कुछ भी अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी जी नाराज होकर के इस कानून को काला कानून कहा है। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। ठीक है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को किस तरह सामने आता है। इसके मतलब मोटे मोटे चीज़ के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालेंगे, मोटा मोटा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख घटना थी और यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, और इस घटना में इंग्रेज ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मार दिया था और हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था। यहाँ पे अगर आप लोग रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो देखिए 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटनाक्रमों को देखते हुए गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला यही चीज़ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन था जो तुर्की में एक खलीफा पद हुआ करता था। तो उस खलीफा पद का मुस्लिम भाई लोग सभी इज्जत करते थे, अपना गुरु का संज्ञा देते थे।
तो उस खलीफा पद में जो बैठता था उसके खिलाफ जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने खराब वार्तालाप किया था। इस वजह से जो मुस्लिम भाई लोग हैं इंडिया में, वो लोग एक समिति का गठन किया था और खिलाफत का नाम पे, और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि तुर्की में जो खलीफा पद में जो बैठा हुआ था उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इससे हम लोग और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे कि मार्च 1919 में ये मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया पहले, और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जानकारीवाही और संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा कर दी। तो फाइनली बात यह है कि इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा कर दिया था, और इसका मकसद यही था कि तुर्की में खलीफा पद की फिर से स्थापना को समर्थन देना था। ठीक है, उस पद को फिर से शुरुआत करना था। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया था। यहाँ पे सवाल ये उठता है। तो इसका रीजन ये था कि जो मुसलमान भाई लोग हैं वो लोग को आज़ादी का जो लड़ाई चल रहा था उसमें मुसलमान भाई लोग को जोड़ा जा सकता था। इसमें नेतृत्व करके ये लोग को मिला के और आज़ादी का लड़ाई में वो लोग को जोड़ा जा सकता था। इसी कारण इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत करता है। यह 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी, और इसका जो मूल उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का, जो ब्रिटिश सरकार का जो शक्ति था उसको कमज़ोर करना था, और जो भी ब्रिटिश सरकार उपाधियां या सामानों का जो भी दे रहा था उसको त्यागना था, और भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य यही था। और इस असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि कोई भी भारतीय नागरिक ब्रिटिश या अंग्रेज को सहयोग नहीं करेगा, यानी कोई भी सहायता नहीं करेगा, कोई भी काम वो लोग का नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, वो लोग को सहायता नहीं देगा। इसका मूल मतलब यही है। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे कि 1922 को किस तरह चौरी चौरा हत्याकांड सामने आता है। ये हत्याकांड गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था और 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्से लिए प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुआ था। यानी जो प्रदर्शनकारी लोग थे असहयोग आंदोलन में जो प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस लोग के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पुलिस ने गोली चला दिया था। तभी ग्रामीणों ने गुस्सा होकर के 22 पुलिसकर्मी को जेल का अंदर बंद करके जिंदा जला दिया था। यहाँ पे जब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे तो गांधी जी ने दुखी होकर के फाइनली 11 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है तो जो भारत के राजनेता थे वो लोग काफ़ी नाराज़ हुआ था, गांधी जी की आलोचना किया था, खास करके देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उन्होंने सोचा, काफ़ी आलोचना गांधी जी का करने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग अलग पार्टी का स्थापना कर लेते हैं। उसी टाइम स्वराज पार्टी की स्थापना होता है 1923 में। स्वराज पार्टी का स्थापना करने का मूल उद्देश्य यही था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुनाव में भाग लेकर विधान परिषद में प्रवेश करना चाहिए और विधान परिषद में प्रवेश करके सरकार की जो नीति है उसका विरोध करना चाहिए। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत के नागरिक के ऊपर जो अत्याचार कर जो नीतियाँ बना के रखा था उस सब का विरोध करना था, वो सब का उल्लंघन करना था। परिषद में जाकर के सरकारी आय व्यय का बुरा रोध करना था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का स्थापना का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही था कि विधान परिषद में प्रवेश करना और जो नीति बनाया है उस नीति का विरोध करना था। ठीक है, उसी के साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरुआत करता है। गांधी जी का ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरुआत किया था और
उस समय जो ब्रिटिश के अधिकारी थे इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो इरविन के सामने महात्मा गांधी जी 11 मांगे रखी, ठीक है। क्या क्या 11 मांगे रखी उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले भूमि कर में 50% कमी करो, उसके बाद नमक टैक्स ख़त्म करो, उसके बाद भारतीयों के लिए आरक्षण का व्यवस्था करो, कपड़ा उद्योग का संरक्षण करो और कैदियों को रिहा करो, जो कैदी को बंदी बना कर रखा था उसको रिहा करो, और मादक यानी दारू मादक द्रव्यों पर रोक। इस तरीके से 11 सूत्री मांगे रखी थी, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन इस मांगे को नहीं माना था और गांधी जी ने 41 दिन तक प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने से गांधी जी नाराज़ होकर के 12 मार्च को दांडी यात्रा का प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अभी दांडी यात्रा को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से 41 दिन तक प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने के बावजूद कोई जब सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलता है, तब गांधी जी ने नाराज़ होकर के 12 मार्च को दांडी यात्रा निकालते हैं। तो दांडी यात्रा क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर समझेंगे तो दांडी यात्रा मतलब एक 78 अनुयायी यानी 78 लोग शामिल थे इस यात्रा में और दांडी की तरफ चलना शुरू किया था। दांडी करके एक क्षेत्र होता था जो समुद्र के किनारे है, वहाँ जाकर के नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के जो नीति है उसका उल्लंघन करना था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगाया था, इसलिए। और इसका मूल कारण ये भी था, जो यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। इस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूती उद्घाटन का आवश्यकता थी, इसलिए भी इस जो दांडी यात्रा था इसको शुरुआत किया था। तो इसका मूल कारण यही था। यह 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचा था, ठीक है। और ये तो हम बता ही दिया कि नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार की नीति का उल्लंघन करना था और 24 दिन लगा था 241 मील तय करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे किस तरह गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, गोलमेज सम्मेलन क्या था। ये एक्चुअली भारत का संविधान सुधारों पर चर्चा करने के लिए भारत में जो राजनेता लोग होते थे वो लोग को बुलाता था लंदन, और वहाँ पे सभी को एक गोल टेबल में बैठ करके उसका ऊपर चर्चा करता था, ठीक है। तो ये उस समय जब गोलमेज सम्मेलन किया था वो मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, इंग्रेज का, ठीक है। और ये 3 चरणों में किया था, 1930 को, 1931 को और 1932 को। 3 चरणों में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो फाइनली जब पहली बार 1930 को गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भारत से पहले में 74 प्रतिनिधि भाग लिया था, ठीक है। इसमें गांधी जी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखा कि इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे जो रखा था इरविन ने नहीं माना था, इसलिए नाराज़ होकर के गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया था। उसी समय मैकडोनाल्ड इरविन को गुस्सा करके कहते हैं कि गांधी जी क्यों नहीं आया। तो इसीलिए गांधी जी का ऊपर उतना ये था क्योंकि गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय थे भारत में और कांग्रेस का एक अच्छा अधिकारी भी था, है ना। इस वजह से गांधी जी को काफ़ी मानते थे लोग। और इरविन को डांटता है तो इरविन फिर क्या करता है कि गांधी जी को बुला करके और 5 मार्च 1931 को एक समझौता करता है, जिसे गांधी इरविन समझौता का नाम से भी जाना जाता है। और समझौता में जो 11 सूत्री मांगे रखी थी उसको मान लिया जाता है और फिर गांधी जी को कहते हैं कि आप प्लीज़ ये जो 1931 को गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, दूसरा सम्मेलन है, इसमें आप प्लीज़ चल जाइए। फाइनली जब महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं, उसी समय काफ़ी दुखद घटना घटते हैं, जो भगत सिंह का फांसी हो जाना। तो जब फाइनली गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी चला जाता है, उस समय भगत सिंह का फांसी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि गांधी जी को इरविन कहा था कि हिंसक आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को हम रिहा कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी को यहाँ पे बातों में उलझा दिया था
और क्योंकि भगत सिंह का जो आरोप लगा था वो बम फेंकने का आरोप लगा था, तो इनको हिंसा आरोपी कहा गया था। और राजनीतिक जो कैदी था वो लोग को छोड़ दिया था और भगत सिंह को फांसी दे दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक हुआ था गांधी जी से, क्योंकि बातों में उलझा दिया था, और बातों में उलझ जाना ये तो गांधी जी का कैसे, मतलब गांधी जी एक वकील था खुद, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम लोग आम आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन गांधी जी एक वकील था, उसको बातों में उलझा देना बहुत बड़ा बात है। तो जो भी है वो उस सिचुएशन का हिसाब से हुआ था। अभी हम लोग वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब गांधी जी, यहाँ पे और एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो ये तीनों सम्मेलन हुआ था, इस तीनों सम्मेलन में एक ऐसा हम लोग का राजनेता था जो दलित को लेकर के, दलित का आरक्षण को लेकर के अपना बातों को रखा था। तीनों सम्मेलन में वो पहुंचा था, तीनों सम्मेलन अटेंड किया था, जो था अंबेडकर जी। ठीक है, तो फाइनली जब अंबेडकर जी और गांधी जी जब सम्मेलन से वापस आता है तो दोनों के बीच मतभेद शुरुआत हो गया था। उसी समय 1932 को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट समझौता के नाम से सामने आता है, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये समझौता क्या है, यहाँ से ध्यान रखने वाला बात यही है कि ये समझौता आरक्षण को लेकर के हुआ था। ठीक है, और ये समझौता में 71 से बढ़ा करके 149 कर दिया था, और केंद्रीय विधायक में कुल सीटों की 18% कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना है कि पुनः पैक्ट समझौता 1932 को हुआ था और 31 से बढ़ा करके 149 कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह 1942 को हुआ था। गांधी जी ने ये सत्याग्रह सभी नागरिकों के लिए किया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सभी को आंदोलन में उतरना है, इसका उद्देश्य यही था। और यहाँ से क्वेश्चंस यही आता है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह किसको चुना था, और दूसरा सत्याग्रह किसको चुना था, और तीसरा किसको चुना था। तो पहला सत्याग्रह विनोबा भावे को चुना था, और दूसरा चुना था जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा ब्रह्मदत्त को। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना है कि दिल्ली चलो के नाम से व्यक्तिगत सत्याग्रह को जाना जाता है। इसी के साथ गांधी जी देखा कि इसमें मतलब ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करता है। यह 8 अगस्त 1942 को शुरुआत किया था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चला था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जिस समय चल रहा था उसी के दौरान यह आंदोलन शुरुआत किया था। इस आंदोलन का शुरुआत मुंबई से हुआ था। ठीक है, मुंबई से इसका शुरुआत हुआ था, और इसका मकसद यही था, इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करना है। भारत से ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करना है। ठीक है, गांधी जी फाइनली गवलिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान मतलब किया था। यानी जो गवलिया टैंक मैदान था वहाँ पे भाषण में कहा था कि करो या मरो कहा। ठीक है, उसी के दौरान इस आंदोलन के कारण इंग्रेज की नींव हिल गई थी, यानी इंग्रेज का नींव हिल गया था, यानी इंग्रेज घबरा गया था। ठीक है, इस आंदोलन के बाद। और फाइनली जो इस आंदोलन जब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होके उभर करके उठता है, तब ऑपरेशन जीरो चला करके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसके बाद दोस्तों किस तरीके से हम लोग देखा भारत हमारा आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद होने के बाद किस तरह 30 जनवरी को 1948 को जो नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी का गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, ये सभी को पता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।